Hello everyone, my name is Gaurav and I'm the co-founder of Nexus Classes and I also teach physics. As you guys know कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई और इस चैप्टर में हम वो टॉपिक्स करेंगे जो टर्म 1 के सिलेबस में आने वाले हैं. ठीक है जी, पूरा चैप्टर नहीं कवर कर रहे, सिर्फ वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हमारा इंक्लूडेड है दैट इज़ ग्लास प्रिज्म. व्हाट इज़ अ ग्लास प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म क्या होता है? ग्लास प्रिज्म हम जब भी इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट आता है, राइट? तो ग्लास प्रिज्म क्या है? ग्लास प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से दिखने वाला एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. अब इसकी खास बात क्या है? इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं. अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे ग्लास प्रिज्म के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं. ठीक है जी, कौन कौन सी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं? नेमिंग कर देते हैं. दिस इज ए बी सी डी ई एफ. अगर आप ध्यान से देखें, जब लाइट इस तरफ से जाएगी तो वो ए बी डी ई यह रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर आके गिरेगी. कौन सा रेक्टेंगुलर सरफेस है भाई? ए बी डी ई, ये सरफेस है. तो अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहें तो आपको ये सरफेस जो है ये दिखाई देगा. इस तरफ का ये जो सरफेस है इसकी बात करी जा रही है. इज दैट क्लियर? इस तरफ से जो सरफेस आता है, कोई चक्कर वाली बात इसमें? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं. और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा? जो इस तरफ का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो है ए सी एफ डी. तो इस तरफ है ए सी एफ डी. अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बात करें तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस. आई होप यू गाइस कैन सी दैट. ठीक है जी, तो बेसिकली प्रिज्म के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं. वो दोनों ही एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं किसी एंगल के ऊपर. एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है. मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है. इज दैट क्लियर? इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच, अब देखो इस पूरी चीज़ का अगर एक क्रॉस सेक्शन काट लिया जाए तो कैसा दिखाई देगा? सामने से अगर हम देखेंगे तो यार ये ट्रायंगल की तरह ही नज़र आएगा ना. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जब भी प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज ए बी सी. यहाँ पे ए बी जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ए सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस. क्लियर है? और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के जो बीच का एंगल होता है इसे बुलाया जाता है एंगल ए, और इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बुलाते हैं भाई. इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है. जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है जो टॉप पे बना, ये जो टॉप पे एंगल बना ना यहाँ पे, इस एंगल को हम क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बुलाते हैं. ठीक है, और देखते हैं और सीखते हैं प्रिज्म के बारे में. प्रिज्म में हमने देखा कि ये मान लो कि एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. अब देखो ये सामने से देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर सरफेस नजर आएगा, और ऐसा ही एक ट्रायंगुलर सरफेस इसके पीछे है. ठीक है ना? तो ये दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं आगे पीछे. हम सामने से देख रहे हैं भाई तो हमें ट्रायंगुलर नजर आ रहा है, बट अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, पीछे रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, और बॉटम पे रेक्टेंगुलर सरफेस होगा. तो प्रिज्म किससे मिलके बना है? प्रिज्म मिलके बना है तीन सरफेसेस में. जिसमें प्रिज्म मिलके बना है बेटा तीन सरफेसेस में से. तीन कैसी सरफेसेस हैं? दीज थ्री सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर. और इसके बाद कौन सी सरफेस आती हैं? इसके साथ दो सरफेसेस और हैं जो कैसी हैं? ट्रायंगुलर सरफेसेस. तो टोटल कितनी सरफेस होती हैं प्रिज्म के अंदर? 5 सरफेस होती हैं. ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कितनी ट्रायंगुलर सरफेसेस? 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस. कितनी रेक्टेंगुलर सरफेसेस?
तीन रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, दिस इज ए बी एंड सी। ए बी लाइन के पीछे रेक्टेंगुलर सरफेस है, ए सी लाइन के पीछे रेक्टेंगुलर सरफेस है, बी सी लाइन के पीछे रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। तो तीन जो हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। ए बी सी एक ट्रायंगुलर सरफेस है और इस पूरे ट्रायंगुलर सरफेस के पीछे एक और ट्रायंगुलर सरफेस है। तो कितने ट्रायंगुलर सरफेस हैं? दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं। ऐसे एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या बुला देते हैं? ग्लास प्रिज्म बुला देते हैं। ठीक है जी। तो इतना अगर हमें आता है ग्लास प्रिज्म के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। आगे प्रोसीड करते हैं कि ये काम क्या करता है। जब लाइट शाइन करेंगे इसके ऊपर तो लाइट के साथ क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कि ये है हमारे पास कोई ना कोई ग्लास प्रिज्म था, ठीक है। इस ग्लास प्रिज्म में दिस इज ए बी एंड सी। यह एक ग्लास प्रिज्म है। जो टॉप का एंगल है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में, इसे हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एंगल ए या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो इस प्रिज्म के ऊपर एक लाइट शाइन करी जाती है, यहाँ से लाइट आती है इस तरीके से। अब लाइट जब आई है यहाँ पे क्या था? एक नॉर्मल भी था भाई, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। अब नॉर्मल और आने वाली लाइट, इसके बीच के एंगल को हम क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो मान लेते हैं ये लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसे R1 भी बुला सकते हैं हम लोग। क्लियर है? ये क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट जो है देखो सीधा जाना चाहती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो इस वजह से ऐसे गई है। तो पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, लाइट आती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और आगे जाती है। लेकिन जब वो आगे जाती है तो एक दूसरा सरफेस आ जाता है, दूसरा सरफेस भी रिफ्रैक्ट करेगा उसे। तो जब दूसरा सरफेस रिफ्रैक्ट करता है तो लाइट यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे एक और नॉर्मल होगी भाई। यहाँ पे इस एंगल को क्या बुलाया जाएगा? जो अंदर वाले एंगल हैं उन्हें हम हमेशा R से ही डिनोट करते हैं, तो ये एंगल बन जाता है R2। इज दैट क्लियर? अब देखो लाइट कैसे जा रही है? लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। पहले आई थी बाहर से रेयरर से अंदर डेंसर मीडियम, है ना। अब अंदर से बाहर जा रही है तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। और हम जानते हैं जब डेंसर से रेयरर जाती है तो लाइट किधर बेंड करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो लाइट सीधा जाना चाहती है लेकिन नॉर्मल से दूर बेंड होना है, तो वो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और ये जो बाहर का एंगल है इसे हम बुलाते हैं एंगल ई। अब ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत सिंपल है, तीन एंगल हमने बोले। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन एक नया टर्म हमने सीखा, एंगल ई। एंगल ई क्या होता है इस केस में? इसे बुलाया जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस बुलाते हैं भाई इसको। अगर इतना सिंपल है आप याद रख सकते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं। एंगल आई है, अंदर वाले दोनों एंगल क्या होते हैं? आर। बाहर वाला जो एंगल है इसे हम क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ई। टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके अंदर कौन सा एंगल है? एंगल ए या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दैट इज हाउ प्रिज्म जो है वो लाइट जो है प्रिज्म के साथ इंटरेक्ट करती है और इस तरीके से बेंड होती है। पर हम जानते हैं कि दैट्स नॉट द ओनली थिंग विच हैपन्स इन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन होता है बट साथ ही साथ एक नया फिनोमिना भी देखने को मिलता है प्रिज्म में, और वो नया फिनोमिना क्या है? उसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, अब एक नई चीज़ सीखेंगे, इसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बारे में देखो थोड़ा और डिस्कस करते हैं। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो मान लो यहाँ से प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट आ रही थी। ठीक है जी, यहाँ से क्या आया? इस जगह से वाइट लाइट प्रिज्म पे आके टकराई। अब प्रिज्म की खास बात यह है कि वो लाइट जितने भी कलर से मिलके बनी है सबको अलग अलग एंगल के ऊपर बेंड करता है। हमने देखो पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि प्रिज्म लाइट को सीधा नहीं जाने दे रहा, वो उसे बेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है यार। अब कमाल की बात यह कि जितनी लाइट आ रही थी उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। हम जानते हैं लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड।
वो सभी के सभी कलर्स को बेंड तो करता है प्रिज्म, लेकिन सेम एंगल पे नहीं करता, सबको अलग अलग एंगल पे करता है। ठीक है, सबको अलग अलग एंगल पे करता है। तो क्या क्या हमें देखने को क्या मिलता है ऐसे में, जो लाइट सीधा जाना चाहती थी उसमें जो वॉयलेट कलर है, दिस इज वॉयलेट कलर, ये सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद क्या है भाई, ब्लू कलर बेंड होता है, इसके बाद ग्रीन कलर बेंड होता है, इसके बाद येलो कलर बेंड होता है, ऑरेंज कलर, एंड देन एट द एंड रेड कलर। क्लियर है? तो बेसिकली प्रिज्म ने क्या किया, लाइट में सभी कलर्स पैरेलल चल रहे थे, साथ साथ मार्च करते हुए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से टकराए सब अलग अलग एंगल में बिखर गए। तो इस फिनोमिना को, कि लाइट के 7 कलर्स का आपस में स्प्लिट अप हो जाना, इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट वायलेट पासेस थ्रू द प्रिज्म। इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बुलाते हैं। ठीक है, एक और चीज समझते हैं। देखो, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि लाइट जो अपने पाथ से हट के बेंड होके गई है, इसीलिए हमने इसे बोला था रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट के अंदर। बट बेंडिंग हुई है तो लाइट अपने पाथ से डिविएट हो गई। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना हम, कि लाइट अपने रास्ते जा रही थी, प्रिज्म से टकराई तो अपने रास्ते से हट के कहीं और जाने लगी। इसी चीज को बोला जाता है डिविएशन। ऐसे में ऐसा भी तो बोल सकते हैं, देखो लाइट इस रास्ते पे जाना चाहती थी लेकिन फाइनली इस रास्ते पे गई है लाइट, तो इतना डिविएट हुई है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई? तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, लाइट के ओरिजिनल पाथ और लाइट के फाइनल पाथ के बीच का एंगल, इसे हम क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है। इसे कई बार डी से भी डिनोट किया जाता है अलग अलग बुक्स में, दोनों सेम ही चीजें हैं। इसे बुलाया जाता है एंगल ऑफ डिविएशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है कि लाइट अपने रास्ते से कितना हट गई। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिविएशन होगा उतना ज़्यादा लाइट के अंदर बेंडिंग आया है, जितना कम एंगल ऑफ डिविएशन होगा उतना कम लाइट के अंदर बेंडिंग आया है। क्लियर है? तो इसे हम क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखनी है। आई क्या होता है, आर क्या होता है, ई क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, और एंगल ए क्या होता है। ये सभी एंगल्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको पता होना चाहिए। खैर, इसी कंसेप्ट को हम आगे लगाते हैं अपने डिस्पर्शन के कंसेप्ट पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर इस रास्ते पे जा रहा है, तो रेड कलर हुआ इतना बेंड। अगर आप इस एंगल को ध्यान से देख सकते हैं, इसे मैं बोल देता हूं डेल्टा रेड। इज दैट क्लियर? रेड कलर के अंदर इतना बेंडिंग हुआ है, तो दिस इज डेल्टा रेड। अब वॉयलेट के अंदर कितना बेंडिंग हुआ है ये भी देख लेते हैं भाई। जो वॉयलेट कलर था, ऐसे लाइट गई और ऐसे जाना चाहती थी लाइट। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा बेंडिंग हुआ है, ये पूरा बड़ा सा जो एंगल मैंने बनाया है, ये है डेल्टा वॉयलेट। अब आपके सामने कौन सा ज़्यादा बेंड हुआ है, वॉयलेट या रेड? बिल्कुल सामने, सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से हटा है ये वाला कलर, यानी कि वॉयलेट। तो जब भी लाइट के अंदर स्प्लिटिंग अप होता है या जब भी लाइट के अंदर डिस्पर्शन होता है, तो किस कलर में सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन होता है? हमेशा वॉयलेट जो है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो डेल्टा वॉयलेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा रेड, यानी कि डिविएशन इन वॉयलेट कलर इज द मोस्ट एंड डिविएशन इज इन रेड कलर इज ऑफ द लीस्ट अमाउंट। सबसे कम डिविएशन रेड कलर में देखते हैं, फिर ऑरेंज में, फिर येलो में, फिर ग्रीन में, फिर ब्लू में, और सबसे ज़्यादा किस में, वॉयलेट में। इतना बेसिक है। क्लियर है क्या? तो प्रिज्म से क्या होता है, लाइट स्प्लिट अप होती है। स्प्लिट अप किस में होती है, 7 कलर्स में। तो वो क्या बनाते हैं, वो ये जो 7 कलर्स का पैटर्न है, इसके लिए भी एक स्पेशल नाम है, इसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसे लाइट का स्पेक्ट्रम बुलाया जाता है। तो जब भी लाइट प्रिज्म से पास करती है उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है, और जब स्पेक्ट्रम बनता है उसमें सबसे ज़्यादा कलर कौन सा बेंड होता है, वॉयलेट। सबसे कम कलर कौन सा बेंड होता है, रेड। आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। नेक्स्ट हमें बोला नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। अब
न्यूटन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, हम जानते हैं न्यूटन को बहुत फेमस है ग्रेविटेशन के लिए, वो ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत फेमस है। उसने बहुत ही जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला कि अगर प्रिज्म से लाइट को 7 कलर्स में तोड़ा जा सकता है तो क्या लाइट के 7 कलर्स को प्रिज्म से जोड़ा भी जा सकता है। तो उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखते हैं। उसने बोला कि मान लो कि ये एक प्रिज्म है, यहाँ पे हमने एक प्रिज्म को रखा, दिस प्रिज्म इज ABC, इज दैट क्लियर। अब उसने बोला कि इसके साथ एक और प्रिज्म रखते हैं। एक प्रिज्म का काम है लाइट को स्प्लिट करना और दूसरे प्रिज्म का काम है लाइट को वापस रिकम्बाइन करना, यानी कि वापस जोड़ना। एक का काम है कलर्स को तोड़ने का, दूसरे का काम है कलर्स को जोड़ने का। अब लेकिन अगर ये प्रिज्म लाइट को तोड़ रहा है तो दूसरा जोड़ेगा कैसे? वो ऐसे जोड़ेगा अगर हम उस प्रिज्म को उल्टा रख दें, क्योंकि ये सभी कलर्स को एक तरफ डिविएट करेगा। अगर दूसरा प्रिज्म उसे उल्टी वापस उसी डायरेक्शन में डिविएट कर दे जहां से वो पहले जा रहे थे, ठीक है। तो यहां से दूसरा जो प्रिज्म है अगर मैं मान लो उल्टा लगा देता हूं तो ये दूसरा प्रिज्म उल्टा लगाने से क्या होता है, मान लो ये प्रिज्म का नाम रख देते हैं हम, दिस इज PQR, ठीक है। तो यहां से जो लाइट आई, what happens with that light is it gets deviated into multiple colors. Now what is happening is यहां से इस तरीके से लाइट स्प्लिट अप होके निकली, बट जब प्रिज्म ऐसा रखा हुआ हो तो ये इस डायरेक्शन के अंदर इनका आप कह लो कि क्लॉकवाइज बेंड हो रहे हैं सारे के सारे कलर्स। बट अगर प्रिज्म उल्टा रख दूंगा तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाएंगे। तो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, प्रिज्म को उल्टा रखते हैं और इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे कलर जब पहले क्लॉकवाइज बेंड हुए थे तो वापस एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाएंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो गए तो सारे वापस अपने रास्ते पे आ जाएंगे, और वापस अपने रास्ते पे आ गए तो सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है, हम चाहते हैं कि लाइट का रिकम्बिनेशन हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेंडिंग पहले हुई थी उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो न्यूटन ने क्या किया, उसने बहुत जीनियस तरीके से जो पहले लाइट आ रही थी, जो पहले लाइट आके एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बेंड हो चुकी थी, उससे एक उल्टे रखे हुए प्रिज्म से पास कराया। और जैसे ही उसने उल्टे रखे हुए प्रिज्म से पास कराया तो ये सारी की सारी लाइट जो है वापस अपने डायरेक्शन के अंदर बेंड हो गई। अगर आप इधर देखेंगे ध्यान से तो ये लाइट जो है वो इस तरीके से जाना चाहती थी, इस बार ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज बेंड हुई। पहले लाइट क्लॉकवाइज बेंड हुई थी, अब एंटी क्लॉकवाइज बेंड हुई। तो जब दो प्रिज्म्स को पास पास रख देते हैं और एक दूसरे के उल्टा रख देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, लाइट का रिकम्बिनेशन हो जाता है और लाइट वापस अपने 7 कलर्स को मिक्स करके वाइट लाइट निकलती है यहाँ पे। तो और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से वाइट लाइट आई, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना और यहाँ पे रिकम्बिनेशन से वाइट लाइट जो है वो आगे की तरफ निकल गई। आई होप दैट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं भाई, देखो आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेनबो के अंदर क्या होता है, रेनबो एक ऐसी चीज़ है, आप कई बार देखेंगे कि मतलब हमें स्काई में बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो देखने को मिलता है, बट आप पैटर्न नोट करना, रेनबो कब कब देखने को मिलता है। ऐसे नहीं होगा कि रास्ते में जा रहे हैं एकदम जून जुलाई की गर्मी है और आपको रेनबो देखने को मिल गया, नहीं। जब बारिश होती है और बारिश होने के जस्ट बाद धूप निकलती है तो ऐसे सिनेरियोस परफेक्ट होते हैं रेनबो देखने के लिए। अब आप सोचोगे यार बारिश का धूप का क्या लेना देना है रेनबो से। अगर आप ध्यान से सोचो, रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, और 7 कलर से ही तो लाइट मिलके बनी है। और प्रिज्म का काम क्या है, उन 7 कलर्स को अलग अलग करना। तो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर नेचुरली यही फिनोमिना हो रहा है जो हम प्रिज्म से आर्टिफिशियली करवाना चाह रहे थे, है कि नहीं। तो होता क्या है, मान लो बारिश होके हटी है तो आसमान के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। हालांकि कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ये कोई ट्रायंगुलर शेप नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जो इंसान मान लो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, ये ज़मीन पे खड़ा होकर कोई इंसान देख रहा है, और इसके पीछे क्या है, एकदम इसके पीछे सन है,
यहाँ पे सन है, हम मान लेते हैं यहाँ पे सन है, तो व्हाट विल हैपन, सन से लाइट रेज आएंगी और क्योंकि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाएंगी और हमें दूसरे एंड पे क्या देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग अप ऑफ कलर्स, यानी कि कलर्स का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से क्या है कि रेनबो क्रिएट होता है। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन कि रेनबो हमें दिखे। तो 2 नेसेसरी कंडीशन है। एक, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का होना तो ज़रूरी है ना, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं होंगी तो हमें रेनबो कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि स्प्लिटिंग अप तो होएगी नहीं। तो वो कब होती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो पहला कंडीशन रेनबो के लिए क्या है, ह्यूमिडिटी शुड बी वेरी हाई, ह्यूमिडिटी का हाई होना नेसेसरी है। दूसरा कंडीशन रेनबो देख पाने के लिए क्या जरूरी है, दूसरा कंडीशन जरूरी है कि आप इस तरीके से खड़े हो कि सन आपके बैक पे आए। अगर आप इस तरीके से, अब मान लो कि अगर आप सन को फेस करके खड़े हो तो वहां से तो लाइट आ रही है ना, रेनबो आपके पीछे बन जाएगा, आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो यू हैव टू स्टैंड इन सच अ वे दैट सन इज एट द बैक ऑफ योर हेड, so that when light falls on the water droplets there is an image of the rainbow formed in the sky, तो आप उसे देख सको, वो आपके सामने बने। और वो तभी बनेगा आपके सामने अगर सन आपके बैक पे, आपके पीछे से आपके आगे तक लाइट जानी चाहिए। क्लियर है? तो देयर आर 2 कंडीशंस इफ यू वांट टू सी द रेनबो। एक, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर शुड बी वेरी हाई। दूसरा, यू शुड बी स्टैंडिंग इन सच अ वे सो दैट यू हैव योर बैक टूवर्ड्स द सन, आपकी जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए। इसी सिनेरियो के अंदर आपको क्या होगा, रेनबो देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं। देखो, अब काफ़ी फिनोमिना हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है इज बेसिकली रिफ्रैक्शन विच हैपन्स इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ही एकदम सिंपलिस्टिक टर्म्स में बताया मैंने। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, इसी चीज़ को हम रिफ्रैक्शन बुलाते थे। लेकिन यही बेंडिंग अगर एटमॉस्फेयर में होने लगे तो हम उसे क्या बोल देंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देंगे। इज दैट क्लियर? बहुत सारे फिनोमिना हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये अर्थ है। अब अर्थ से क्या होता है, ये अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब सनलाइट जब आएगी हमारे पास, व्हेन सनलाइट कम्स, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सनलाइट जब आएगी अपने पास तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर टकराएगी उसकी क्या हो जाएगी? बेंडिंग हो जाएगी, तो वो बेंड होके आएगी। लेकिन हमें क्या लगेगा कि लाइट पीछे से कहीं से आ रही है सीधा, तो जो एक्चुअल इमेज ऑफ सन है वो नहीं दिखाई देता हमें लाइट सीधा आने का इल्यूजन होता है और हमें सन कहीं और दिखाई देता है। तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन है। जब भी हम ऊपर से देखते हैं सन को, तो जहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है वहाँ पे असलियत में सन नहीं है, वहाँ से लाइट कहीं से आ रही थी, बेंड हो गई, तो हमारे लिए तो पोजीशन ऑफ द सन जो है वो चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो एटमॉस्फेयर में होने की वजह से, हम लोग एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो सन की पोजीशन है हमें कभी भी एक्यूरेटली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड होके आती है हमारे पास। और क्योंकि लाइट बेंड होके आती है तो हमें क्या पता भाई कहाँ से आ रही है, वो तो बेंड होके आ रही है ना, तो हमारे लिए जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे सन नहीं दिखाई देता, हमें कहीं और दिखाई देता है। और बहुत सारे फिनोमिना हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है, आपने सोचा होगा कई बार यार कि यार स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डायग्राम है, सबसे नीचे क्या बनाया हुआ है हमने? अर्थ बनाया हुआ है। अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं कि कोल्ड है, वार्म एयर है, कोई मतलब एयर, कोई हवा चल रही है, मूव कर रही है, वार्म एयर, कोल्ड एयर मूव कर रही है, तो देयर आर सो मेनी लेयर्स। अब मान लो कहीं दूर से लाइट आ रही है, कोई बहुत दूर जगह से लाइट आ रही है, कोई स्टार से लाइट आ रही है, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगी उसके साथ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, तो वो बेंड हो जाएगी, फिर कहीं और भी बेंड होगी। देखो, जितनी बार नई नई लेयर्स आती रहेंगी उतनी बार वो बेंड होती रहेगी। तो हमारे लिए अब देखो, ये जो लेयर्स हैं ये भी अपनी जगह पे तो रुकी हुई है नहीं,
लेयर्स भी, एटमॉस्फेयर में तो हवा चलती रहती है ना, ऐसे एक जगह पर रुकी तो रहती नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो अभी मान लो कि हमें एक पोजीशन नजर आ रहा है स्टार का, और जैसे ही एयर मूव कर गई अब अलग तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हल्का सा शिफ्टेड पोजीशन नजर आएगा स्टार का। तो हमारे लिए जो स्टार है वो एक जगह पे दिखाई नहीं देता हमें, वो इतना छोटा है कि उसकी पोजीशन में छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार अपनी जगह से हिल रहा है, स्टार अपनी जगह पे ही है, लेकिन स्टार से आने वाली लाइट जो है वो बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है, बार बार बेंड हो जाती, कभी लेफ्ट बेंड होती, कभी राइट बेंड होती, कभी अप बेंड होती, कभी डाउन बेंड होती है। इसकी वजह से जब भी लाइट बेंड बार बार होती है तो उतनी बार ही हमारे लिए स्टार की पोजीशन चेंज हो जाती है। और अगर स्टार की पोजीशन में छोटे छोटे चेंजेस हमें होते हैं तो हमें तो पता नहीं कि यार लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इतना तो दिमाग हम लगाते नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार अच्छा ये तारा जो है ना ये इधर उधर हो रहा है, इससे जो लाइट आ रही है इसे ट्विंकलिंग बोल देते हैं कि भैया तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, एक तरीके से हम हिंदी में बोल देते हैं ना। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में एक्चुअली में लाइट की कोई ट्विंकलिंग नहीं होती, लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमें बार बार शिफ्टेड पोजीशन नजर आती है स्टार की, देयरफॉर हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। रीजन क्या उसके बिहाइंड? रीजन सिंपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन बिहाइंड दिस। इज दैट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट फिनोमिना देखें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक और चीज होती है कि स्टार्स जो है दे सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। स्टार जो हैं जो उनकी असली पोजीशन है उससे भी ज़्यादा ऊंचा नज़र आता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से। मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है। अब अर्थ के ऊपर हम जानते हैं क्या है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का एनवेलप है। इज दैट क्लियर? तो अर्थ के ऊपर क्या है भाई? अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का एनवेलप है। अब मान लो दूर कहीं पे कोई स्टार था, यहाँ पे एक स्टार है और स्टार से कोई लाइट आती है और हम देखना चाहते हैं इस तरीके से स्टार से कोई लाइट आ रही थी, यहाँ पे एक स्टार है, तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, राइट। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी, लाइट जो है बेंड कर गई, तो हमारे पास डायरेक्टली लाइट आ रही है या बेंड होके आ रही है? बेंड होके आ रही है। और जब लाइट बेंड होके आएगी हमारे लिए तो वही एक्चुअल लाइट है ना यार, हमें तो यही समझ में आता है कि जो लाइट हमारे पास पहुंची वही लाइट है। तो इससे क्या होगा, जो स्टार की पोजीशन है वो हमें शिफ्टेड नजर आएगी, शिफ्टेड पोजीशन ऑफ स्टार, राइट। तो स्टार जहां पे होता है वहां पे नहीं नजर आता हमें, क्योंकि लाइट आती है बेंड हो जाती है। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे लिए तो बेंड होने वाली लाइट ही असली लाइट है, तो हमें स्टार की पोजीशन वहाँ पे नज़र आती है जहाँ पे वो है ही नहीं, तो अपनी जगह से वो और भी हायर नज़र आता है हमें। तो स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अपनी पोजीशन पे नहीं नज़र आते, वो थोड़ा अपलिफ्टेड नज़र आते हैं या थोड़ा हायर नज़र आते हैं। ये भी एक फिनोमिना है किस चीज़ का? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। इज दैट क्लियर? देखो आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बिल्कुल बहुत ही कॉमन फिनोमिना है और बहुत ही सरप्राइजिंग है एक्चुअली। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कि मान लो यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वर हैं, हम यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने बुला दिया होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन इज द फारदेस्ट पॉइंट जहां तक हम देख सकते हैं। मान लो कि अगर आप शिप पे सेल कर रहे हो तो आपको दूर दूर तक समुंदर नजर आएगा और एंड में समुंदर का एक लाइन सा नजर आता है, आप उसके पार नहीं देख सकते क्योंकि अर्थ जो है वो कर्व होके नीचे जा चुकी है, राइट। तो द फारदेस्ट पॉइंट यानी कि दूर से दूर वाली जगह जो हम जहां तक देख सकते हैं, एज फार एज द आई कैन सी, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? होराइजन। अब सनराइज या सनसेट कब होगा? जब सन होराइजन के ऊपर आएगा तभी तो हमें दिखाई देगा ना, क्योंकि हम तो होराइजन तक ही देख सकते हैं भाई, होराइजन से आगे तो हम नहीं देख सकते। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि सन को सनराइज होने के लिए, सनराइज इसीलिए बोला जाता है कि अगर वो होराइजन से ऊपर आएगा, और सनसेट कब होगा? जब वो होराइजन से नीचे जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता।
असलियत में सन जब होराइजन से नीचे होता है तब हमें दिखाई तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। समझते हैं कि कैसे होता है। अब देखो ये होराइजन की लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये होराइजन की लाइन है। आई विल ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर सो दैट इट इज हाईलाइटेड टू यू गाइज। ये जो व्हाइट लाइन हमने ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज होराइजन। एट दिस मोमेंट सन इज बिलो द होराइजन, then we should not be able to see the sun, but that is not happening. Why? Because sun से आने वाली लाइट, मैं अलग अलग कलर्स में इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपके लिए हाईलाइटेड हो। तो यहाँ से निकल के आने वाली लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर से टकराई वो बेंड हो गई, और लेयर से टकराई वो और बेंड हो गई, तो फिर हम तक तो पहुँच रही है। अगर आप ध्यान से देखो ये लाइट हम तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी, ये सीधा जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही ये टकराई एटमॉस्फेयर से ये बेंड हो गई और हमारे पास आई। अब लाइट हमारे पास आ गई तो इसका मतलब हम तो ये देखेंगे यार कि हमारे पास सन से लाइट आ रही है, और हमें ऐसा इल्यूजन होगा कि ये जो लाइट है ये पीछे कहीं ना कहीं से आ रही है। तो सन जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा, बल्कि वो है यहाँ पे होराइजन से नीचे है, फिर भी हमें अपलिफ्टेड नज़र आता है। जैसे स्टार्स भी हायर नज़र आते हैं ना, वैसे सन भी हायर नज़र आता है। इस वजह से सन राइज होने से पहले ही हमें दिखने लगता है। जब हम सुबह देखते हैं ना कि सन राइज हो गया, वो राइज हुआ नहीं होता भाई, एक्चुअली में वो होराइजन के नीचे ही है, लेकिन आपको एक अलग सी शेप का सन का एक इमेज सा प्रेजेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि सन राइज हो चुका है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। और सेम फिनोमिना होता है सनसेट के टाइम पे। सन होराइजन से नीचे चला जाता है लेकिन हमें दिखना बंद नहीं होता। सन होराइजन से नीचे चला गया, मान लो कि सन यहाँ पे था, होराइजन से नीचे चला जाएगा, लेकिन तब भी अपनी लाइट भेजता रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते रहेंगे भाई, उसे देखते रहेंगे सनलाइट को, और हमें लगेगा कि सन हैज़ नॉट सेट। इस वजह से सनराइज जो है वो थोड़ा पहले होता है एक्चुअल टाइम से, और सनसेट जो है वो बाद में होता है एक्चुअल टाइम के। इसीलिए इस फिनोमेना को नाम देते हैं एडवांस्ड सनराइज या डिलेड सनसेट। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है यार, अगर समझें तो प्योरली लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं। अगर आप लॉजिक अच्छे से लगा सकते हैं तो इसके अंदर कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट जो फिनोमेना हमने देखा, इट्स कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ अ वंडरफुल फिनोमिना। अगर आप किसी बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में मॉर्निंग में चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा वॉल्यूमेट्रिक लाइट होती है पूरा, है ना। जैसे ही मैंने फोटोग्राफ लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप सुबह सुबह किसी बढ़िया डेंस जंगल में चले जाएं जहाँ पे काफ़ी मिस्ट हो, मिस्ट का मतलब कुछ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा लगेगा कि पूरी रोशनी जो है सनलाइट जो है तो वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर भर गई है। एक तरीके से पूरा फॉरेस्ट लिट अप हो गया। बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बुलाते हैं। और वो क्यों होता है? वो एक फिजिकल फिनोमेना है जिसे हम बुलाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे। लाइट क्या करती है? जब लाइट छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट से टकराती है तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप पानी का टैप ऑन कर दो, अगर आप वॉशरूम में जाएंगे, पानी का टैप ऑन कर देंगे और नीचे कुछ बकेट नहीं है, सीधा फ्लोर है, तो वो जो पानी का स्ट्रीम निकल रहा है वो नीचे फर्श पे टकराता है और अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाता है कि नहीं? लाइट के साथ ऐसा ही होता है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है और बिखर जाती है। वो छोटी छोटी लाइट, जो बिखरी हुई लाइट है, वो ऐसा लगता है कि पूरा जो है फॉरेस्ट उससे भर जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बुलाते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट बुलाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट होता है। अगर आपको देखने को मिलता तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल इफेक्ट। ठीक है जी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कि जब लाइट आएगी और छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में बिखर जाती है। इज दैट क्लियर? तो इससे हमें ऐसे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब इसमें क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, जिनका नाम था लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले इनका नाम था। ठीक है ना। अब इन्होंने बोला, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कंक्लूजन याद रखेंगे। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, बट हमें इसको याद नहीं रखना, इससे जो कंक्लूजन हमें मिलेगा वो उससे याद रखना है। लॉर्ड रेले ने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लैम्डा।
अब सुनने में ऐसा लगता है यार ये क्या, वही तो बहुत हैवी फिजिक्स है, लैम्डा क्या होता है, आई क्या होता है, फोर्थ पावर कहाँ से आया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लैम्डा होता है वेवलेंथ और आई होता है इंटेंसिटी। अब हमें सिर्फ इतना देखना कि यार ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, यानी कि अगर वेवलेंथ होगा ज़्यादा, अगर लैम्डा होगा ज़्यादा, तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट क्या होगा, कम। बस ये कंक्लूजन है, ये बीच में डब्बे में जो लिखा है भूल जाओ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इंटेंसिटी क्या है, कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? अब ध्यान से सोचो एक चीज़ को, जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, विबग्योर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है रेड कलर की। तो हाई वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, रेड कलर होगा। और हमने देखा जब भी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब रेड कलर के साथ स्कैटरिंग जो होगी वो क्या होगी, वेरी लो होगी। यानी कि रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है भाई। और ये कहाँ से पता चलता है हमें, जो लॉर्ड रेले ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे ये फॉर्मूला बनाया था, उससे पता चलता है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कंक्लूजन याद रखना है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम स्कैटरिंग। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का, सबसे कम स्कैटरिंग किसका, रेड का। क्लियर है? अब ये भी देख लेते हैं, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट कलर का। देयरफॉर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग भी किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसके होते हैं बेटा, जो ब्लू शेड्स होते हैं ना, जो वेवलेंथ में सबसे कम है, जो वेवलेंथ जिनकी सबसे कम है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो ब्लूइश रीजन्स हैं, लो वेवलेंथ वाले जो रीजन्स हैं लाइट के, उनकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जो हाई वेवलेंथ वाले रीजन्स हैं जैसे कि ऑरेंज, रेड, येलो, ये हाई वेवलेंथ वाले रीजन्स हैं, इनकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। अब ये कंसेप्ट जब हमने सीखा तो हमने काफ़ी चीज़ें सोची कि यार ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, इससे हम काफ़ी फिनोमिना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, राइट। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में, अब आपने कई बार सोचा होगा कि यार स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है, राइट। कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, जब आप देखोगे स्काई की तरफ दिन में बढ़िया से, तो आपको स्काई जो है वो ब्लू नज़र आएगा, राइट। स्काई ब्लू नज़र क्यों आ रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में हो रही है, बट ठीक है, लेकिन इससे स्काई क्यों ब्लू नज़र आ रहा है, देखते हैं भाई। बहुत आसान है, यहाँ पे सन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है भाई, सन है, रोज़ एग्जिस्ट करता है, रोज़ सन से लाइट आती है। अब जब सन से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब सन से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो सबसे कम स्कैटर कौन सा होगा। देखो बहुत सारे कलर्स हैं, हम बोलते हैं यार कि VIBGYOR, ये सारे कलर्स हैं। अब सबसे कम स्कैटरिंग तो रेड की होती है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब बहुत कम कम स्कैटर हो रहे हैं, और उनमें भी सबसे कम रेड हो रहा है। तो ये वाले कलर्स जो हैं, these colors are least scattered, ये वाले कलर्स क्या हैं, लीस्ट स्कैटर्ड। लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका हो रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाले कलर्स का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, उनमें भी वॉयलेट का सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जब सनलाइट एंटर करेगी, ये वाले जो कलर्स हैं, क्या ये मोस्ट स्कैटर्ड हैं, यस, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड है। और अगर ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, ये वाले कलर जो हैं, जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने लगेगी, इनमें ये कलर जो हैं ये स्कैटर होने लगेंगे। तो हमें जो अपीयरेंस है स्काई का वो कैसा आएगा, वो ब्लू अपीयरेंस आता है, क्योंकि जैसे ही लाइट एंटर करती है
ये कलर स्कैटर होने लगते हैं। स्कैटर होते हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो वो स्कैटर्ड कलर्स ही हमें नज़र आते हैं। तो स्कैटर्ड कलर्स की वजह से हम क्या बुलाते हैं कि जो स्काई है वो कैसे कलर का है, वो ब्लू कलर का है। आई होप दैट इज़ क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। एक और इफेक्ट जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें देखने को मिलता है वो क्या है जी, मान लो आपने कई बार सुना होगा कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं, डेंजर साइन जो है या डेंजर सिग्नल जो है वो हमेशा रेड कलर में बनाया जाता है। अगर आपने नोट करा हो तो जी, डेंजर साइन हमेशा किस कलर में बनाते हैं, रेड कलर में बनाते हैं। अब उसके पीछे भी साइंस है, अगर आप ध्यान से सोचें तो डेंजर सिग्नल आपको कभी भी ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, येलो कलर में नहीं देखने को मिलेगा। डेंजर साइन हमेशा आपको रेड में देखने को मिलेगा। द रीज़न इज़, अभी अभी हमने सीखा स्कैटरिंग जो है सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है। यस, सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है और सबसे कम किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो डेंजर सिग्नल जो हैं वो हमेशा रेड कलर में डिज़ाइन करे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक डेंजर सिग्नल का पोस्टर है तो इस पे बड़ा बड़ा रेड कलर का डॉट क्रिएट किया जाएगा, राइट, और रेड कलर में ही लिखा जाएगा डेंजर। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि कोई इंसान अगर बहुत दूर से खड़ा होकर भी इस डेंजर सिग्नल को देख रहा होगा तो उसे ये दिखाई दे जाए। तो अब आप बोलोगे सर अगर ग्रीन में होता तो क्या नहीं दिखाई देता, क्या ब्लू में होता तो क्या नहीं दिखाई देता? दिखाई दे सकता था, बट इसका भी चांस है कि अगर ब्लू में होता तो ब्लू लाइट आते आते स्कैटर अवे हो जाती, क्योंकि ब्लू तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। येलो कलर हो सकता है स्कैटर हो जाता, ग्रीन कलर हो सकता है स्कैटर हो जाता। सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है? सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड कलर का। तो हमारे लिए सबसे सेंसिबल क्या है कि हम कौन सा कलर यूज़ करें? हमारे लिए सबसे सेंसिबल यही है कि हम रेड कलर यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस पर भी हमें दिखाई दे सके। इज दैट क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज मेड रेड इन कलर। इज दैट क्लियर? और देखते हैं कुछ एक और एप्लीकेशंस भी होती हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि इवनिंग में सनसेट या सनराइज में हमेशा सन जो है वो ऑरेंज या रेड टाइप का कलर का नज़र आता है, और जब आफ्टरनून होती है, आफ्टरनून में सन जो है वो वाइट कलर का नज़र आता है, राइट। इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप दोपहर में, अगर आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर आप ऊपर देखेंगे सन की तरफ तो आपको ब्राइट वाइट कलर का नज़र आएगा, बहुत ही ब्राइट वाइट कलर में नज़र आएगा। लेकिन सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे देखेंगे तो आपको रेड या येलो, ऑरेंजिश रेड के शेड्स उसके अंदर दिखाई देंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी समझते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, मान लो कि ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है और इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर, और ये जो है इसके ऊपर एक लेयर है अर्थ का एटमॉस्फेयर का। इस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब सन की 2 पोजीशंस देखेंगे हम लोग। एक सन का पोजीशन है ओवरहेड, यानी कि दोपहर के टाइम वाला, जब हमें सन जो है कैसा अपीयर होता है, वाइट अपीयर होता है। और एक है इवनिंग या मॉर्निंग, जब सन जो है वो हमें दूर होराइजन पे नज़र आता है। इन दोनों पोजीशंस में क्या डिफरेंस है इसे समझेंगे। अब देखो, मान लो एक इंसान है, वो इंसान यहाँ पे खड़ा होकर देखना चाहता है सन को। जब इवनिंग में, जब आप कह लो कि आफ्टरनून की पहले बात करते हैं, आफ्टरनून में सनलाइट आ रही होगी तो आप देखो ये तो बहुत छोटा सा एरिया है जो एटमॉस्फेयर का क्रॉस करके आ रही है। तो इस केस में स्कैटरिंग विल बी लो। ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए आप यूं समझे, स्कैटरिंग करवाता कौन है? स्कैटरिंग, लाइट जब छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है जब भी तो स्कैटरिंग होती है। अब यहाँ पे रास्ते में तो बहुत कम छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा तो कवर किया है नहीं लाइट ने छोटे छोटे पार्टिकल्स का। लेकिन
जब इवनिंग में या मॉर्निंग में सन बहुत दूर हॉराइजन पे था, उस केस में जब लाइट आई, यहां से जब लाइट आई है अपने पास, तो आप ध्यान से देखें सन की लाइट ने बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा कवर किया है, इतना ज़्यादा बड़ा हिस्सा कवर किया है। पहले कितना हिस्सा कवर किया था? जस्ट इतना सा हिस्सा कवर किया था एटमॉस्फेयर में, अब इतना ज़्यादा हिस्सा कवर किया। तो जब शाम में या सुबह की बात करते हैं तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर ट्रैवल करके आना पड़ता है लाइट को, दोपहर में बहुत कम एटमॉस्फेयर ट्रैवल करके आना पड़ता है लाइट को। तो इसी वजह से शाम में स्कैटरिंग भी ज़्यादा होती है, शाम में या सुबह स्कैटरिंग ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स कवर करके आ रही है भाई, ज़्यादा पार्टिकल से टकराती है रास्ते में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर होने लगती है लाइट। देयरफॉर जो कलर्स हैं जो जल्दी से स्कैटर हो जाते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे कलर तो स्कैटर हो चुके हैं। बचा कौन सा कलर है? सबसे कम स्कैटर होने वाला, और सबसे कम स्कैटर कौन सा होता है? रेड। तो ये जो लाइट रेज आती हैं एंड में आके सिर्फ रेड कलर बचता है, इनमें रेड के शेड्स बचते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार ये जो पीछे सन है ना, ये सन सारा का सारा हमें रेड टाइप से नज़र आता है। सारे कलर जो हैं, सारे के सारे बचे हुए कलर स्कैटर हो चुके हैं, लेकिन हमें सन कैसा नज़र आएगा? रेड कलर का नज़र आएगा, क्योंकि हम तक वही पहुंचता है, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है। दिन में क्या होता है, बहुत कम एटमॉस्फेयर आता है रास्ते में, तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स बचे पड़े होते हैं, बहुत कम स्कैटरिंग होती है। तो वो जो स्कैटरिंग होती है वो स्काई के अंदर दिख जाती है, बस थोड़ा बहुत ब्लू कलर स्कैटर होता है, अदरवाइज क्या कोई स्कैटरिंग नहीं होती, और हमें जो सन है वो ब्राइट वाइट कलर में नज़र आता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे कि हम ये जो नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाते हैं, सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे सन जो वो रेड कलर का क्यों नज़र आता है, स्काई कलर जो है वो ब्लू क्यों नज़र आता है। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पे? इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही रीज़न है, वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हर बार की तरह। ऑल्सो इफ़ यू गाइज लाइक आवर कंटेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको फ़ायदा हो थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।